नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। एलएसी पर भारत चीन के एग्रीमेंट के बाद डिसएंगेजमेंट शुरू। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ लिया एक्शन। महाविकास आघाड़ी का नया फॉर्मूला। एक्टर सुशांत राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को राहत। दूसरे दिन के खेल में भी भारतीय टीम पर हावी हुई कीवियो की टीम। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। एलएसी पर भारत चीन के एग्रीमेंट के बाद डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग भी। भारतीय और चीनी सैनिकों ने 23 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में अपनी वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त समझौते के अनुसार इन क्षेत्रों में लगाए गए अवरोधों को हटाने की कार्रवाई की प्रारंभ हो गई है। सूत्रों के अनुसार देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग का कार्य दिवाली से शुरू होने की पूरी संभावना है। 28 और 29 अक्टूबर तक इन स्थानों पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है और अब तक लगभग 50% सैनिकों का पीछे हटना संपन्न हो चुका है। इस समझौते के तहत भारतीय और चीनी सेनाएं नियमित रूप से गश्त के संबंध में संचार और जानकारी साझा करेंगी। प्रारंभ में सैनिक डेमचौक और देपसांग के विभिन्न क्षेत्रों में 2 से 10 किमी की दूरी पर गश्त करेंगी। इस बीच दोनों पक्षों ने कुछ अस्थायी टेंट भी हटा दिए हैं। भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर लौट चुके हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट गए हैं। 21 अक्टूबर को भारत ने घोषणा करी थी कि उसने चीन के साथ एलएसी पर गश्त के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता 4 वर्षों से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ था। अगले दिन चीन ने भी इस समझौते की पुष्टि करी। दोनों देशों की तरफ से यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में भाग लेने से पहले दी गई थी, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करी है। 3 प्रॉपर्टी अटैच, रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ लिया एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के प्रमुख गुरवंत पंत सिंह पन्नू के खिलाफ 6 मामलों की जांच कर रही है। इस संदर्भ में एनआईए ने पन्नू की 3 संपत्तियां भी अटैच की हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 1 और अमृतसर में 2 संपत्तियां शामिल हैं। पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा एनआईए के पास कनाडा में पिछले साल मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ 9 मामले हैं। निज्जर की मौत के बाद एनआईए ने कनाडा से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन कनाडा ने इसे देने से मना कर दिया और इसके कारण भी पूछे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस क्या है, यह भी समझना जरूरी है। यह नोटिस उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो पुलिस और जांच एजेंसियों से बचकर दूसरे देशों में भाग जाते हैं। इसका उद्देश्य विश्व भर की पुलिस को सतर्क करना है, लेकिन यह किसी तरह का दोषी ठहराने वाला या गिरफ्तारी वारंट नहीं होता। यह नोटिस उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी देता है और यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे उसके देश वापस भेजा जा सकता है। हाल ही में पन्नू ने एयर इंडिया की उड़ान में यात्रा न करने की धमकी दी थी। यह धमकी ऐसे समय में आई जब भारतीय विमान में बम होने की पहले से ही सूचना थी, लेकिन अंततः यह सिर्फ अफवाह साबित हुई। पन्नू ने इस मामले में भी कई प्रकार की धमकियां दी हैं। महाविकास आघाड़ी का नया फॉर्मूला। 85-85-85 नहीं, कांग्रेस उद्धव गुट और शरद पवार को मिलेगी कितनी सीटें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति में कुछ समय लग रहा था। पहले 85-85-85 के फॉर्मूले की बात हुई थी, जिसमें तीनों दलों को समान संख्या में सीटें मिलनी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच एक नए फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। नए फॉर्मूले समझौते के तहत तीनों दल 90-90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 18 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और इस नए फॉर्मूले को सभी दलों ने मंजूर कर लिया है। पहले कांग्रेस को उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, खासकर उन 28 सीटों पर जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। दोनों दल एक दूसरे की सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी दलों को समान सीटें मिल रही हैं। विशेष रूप से विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर मतभेद ज्यादा था। समाजवादी पार्टी की सीटें देने पर भी बातचीत में रुकावट आ रही थी। हालांकि अब खबर है कि इन मुद्दों पर भी सहमति बन गई है।
गठबंधन के नेता ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और 1-2 सीटों के लिए कोई बड़ा विवाद नहीं है। इस प्रकार महाविकास आघाड़ी के सभी दलों के बीच एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना है। एक्टर सुशांत राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, महाराष्ट्र राज्य और इमिग्रेशन ब्यूरो को दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और उनके पिता जो सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर LOC को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने की चुनौती दी गई थी। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका मामूली है और केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल है। CBI के वकील ने मामले का खत्म करने की मांग की तो जस्टिस गवई ने कहा, हम चेतावनी दे रहे हैं, आप ऐसी मामूली याचिका सिर्फ इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इस पर कास्ट लगेगी। दोनों आरोपियों को समाज में गहरी जड़ें हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अगस्त 2020 में रिया और उनके भाई शोभिक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या के खिलाफ LOC जारी किए गए थे। ऐसा तब हुआ जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए पटना में एक FIR दर्ज कराई और मामला बाद में CBI को स्थानांतरित कर दिया गया। सुशांत का बहनोई हरियाणा में IPS है। मामला खूब उछला, सुशांत की सुर्खियां बनी। रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल हुआ। बॉलीवुड को नशेड़ियों का अड्डा बताकर मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को घसीटने की कोशिश की गई। बाद में दोनों मामले फर्जी निकले। अब रिया चक्रवर्ती को भी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था LOC को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि भविष्य में अवसर आता है तो एजेंसियां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नई LOC जारी कर सकती हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग तक की जांच करी थी क्योंकि सुशांत राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रुपए रिया के खाते में ट्रांसफर किए गए, लेकिन ये सारे आरोप साबित नहीं हो पाए। दूसरे दिन के खेल में भी भारतीय टीम पर हावी हुई कीवियों की टीम। 300 ज्यादा रनों की बनाई बढ़त। न्यूजीलैंड ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पर मजबूत पकड़ बना ली है। मिचेल सेटनर के शानदार प्रदर्शन के बाद, जिन्होंने 7 विकेट लिए, टॉम लैंथन की अर्धशतकीय पारी के चलते न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। भारत की पहली पारी सिर्फ 156 रन पर समाप्त हो गई थी, जिसके चलते न्यूजीलैंड को 301 रनों की बढ़त मिली है। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट निकाले, जबकि 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन के खाते में गया। न्यूजीलैंड की ओर से टॉम ब्लेंडेल 30 रन और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो वे 156 रन पर सिमट गए। इस पारी में मध्य क्रम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 46 गेंदों पर 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली पर इस पारी में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे क्रमशः 0 और 1 रन पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के लिए पहली पारी में मिचेल सेटनर ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए 7 विकेट झटके। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 2 और टिन साउदी ने 1 विकेट हासिल किया। इस तरह न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर 103 रन की बढ़त बना ली, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।